हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोग यहाँ पर एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और एनिमल फिजियोलॉजी में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों का आज लेक्चर 6 है। लेक्चर 5 में हम लोगों ने यहाँ पर फेरिंग्स, इसोफेगस और स्टमक के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग यहाँ पर लेक्चर 6 में एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत ही स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस लेक्चर के बाद में हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद हम लोग जो है ना डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग डाइजेशन की फिजियोलॉजी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सभी लोग हेडिंग डाल दो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटेस्टाइन है, आपको पता है ये हमारे स्टमक के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाती है और उसका पहला जो भाग होता है वो डिओडेनम कहलाता है। इसमें कुछ खास बातें हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की कुछ खास बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह डायमीटर में कम होती है, यानी कि क्षेत्रफल जो इसका है वो कम होता है, ठीक है। ये क्षेत्रफल में कम है, दैट मीन्स इसका डायमीटर, इसका चौड़ाई कम है, लेकिन इसकी लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है। दैट मीन्स इसकी लंबाई अगर हम लोग देखें, समझिएगा इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसको स्मॉल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है। तो वाइड या चौड़ाई के आधार पर आप देखें तो ये स्मॉल हो जाती है इन कंपेरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन लंबाई में कम होती है, लार्ज इंटेस्टाइन लंबाई में कम होती है, लेकिन इसका डायमीटर ज़्यादा होता है। तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लंबाई में तो लंबी है, लेंथ जो है वो लार्ज है, लेकिन इसका डायमीटर कम होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अगला पॉइंट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यह एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्ग कॉमा क्वाइल्ड भाग होता है, ठीक है। सबसे लंबा और कुंडलित भाग होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। पूरे स्टमक में ये लार्ज इंटेस्टाइन के चारों तरफ से, या हम ये कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बीचों बीच में ये कवर रहती है कंप्लीट फॉर्म में। अगला पॉइंट है, इसका मेन फंक्शन, इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है? फूड के कंप्लीट डाइजेशन को कराना होता है, यानी कि फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर रहता है वेस्ट मटेरियल, बट अगर आप कहें कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का डाइजेशन होता है तो नहीं होता है। तो इसका मेन जो फंक्शन होता है वो फूड के कंप्लीट डाइजेशन को कराना होता है, एवं साथ ही यह फूड के एब्जॉर्प्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डाइजेशन तो होता ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होता है? एब्जॉर्प्शन भी होता है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए अधिक क्षेत्रफल की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि फूड का जो एब्जॉर्प्शन होगा उसके लिए जो रीजन होना चाहिए वो काफी ज्यादा होना चाहिए। तो उस रीजन को बढ़ाने के लिए वो जो रीजन आएगा वो कहाँ से आएगा, उसकी खास बात यहाँ पर देखिए, जो फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, राइट। तो वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के क्षेत्रफल को, या हम ये कह सकते हैं रीजन को, क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं भाई। ये एक खास बात है। तो ये जो फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला भाई भाग यहाँ पर है विलाई, ठीक है। दूसरा भाग होता है माइक्रोविलाई, दैट मीन्स विलाई इस तरीके से पाया जा रहा है और इसके ऊपर भी कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोविलाई, ठीक है। विलाई में ही माइक्रोविलाई अरेंज रहते हैं। फिर यहाँ पर है फोल्ड्स ऑफ कर्क रिंग, कर्क रिंग्स, फोल्ड्स ऑफ कर्क रिंग्स, या इसको हम लोग प्लीका सर्कुलरिस के नाम से भी जानते हैं। और फोर्थ है लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ भी क्या करती है? इसकी सरफेस एरिया को बढ़ाती है। भाई जितनी ज्यादा लंबी होगी उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी होना स्वाभाविक है ना। तो यहाँ पर विलाई, माइक्रोविलाई, फोल्ड्स ऑफ कर्क रिंग, राइट, फोल्ड्स ऑफ कर्क रिंग या प्लीका सर्कुलरिस, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सभी की सभी स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। अब बात हम लोग करते हैं कि भाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें कितने भाग पाए जाते हैं, कितने पार्ट पाए जाते हैं।
तो हेडिंग डाल दीजिए पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने भाग पाए जाते हैं बेटा? 3 भाग पाए जाते हैं, जिसमें पहला भाग होता है डियोडेनम जिसको ग्रहणी कहते हैं, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। तो डियोडेनम जो होता है वो पहला भाग होता है और ये सी शेप या यू शेप आकार का होता है, सी या यू शेप होता है, राइट। और ये लार्ज इंटेस्टाइन के जस्ट बाद, सॉरी स्टमक के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाता है। बीच वाला जो पोर्शन होता है वो जेजुनम कहलाता है और आखिरी वाला जो रीजन होता है वो इलियम कहलाता है। तो इसमें 3 भाग हो गए, डियोडिनम, जेजुनम लंबा भाग होता है और इलियम छोटा पार्ट होता है। इसमें सीकम क्या होता है? अटैच रहता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर एक एक भाग को पढ़ें तो सबसे पहले हम लोग डियोडिनम की बात करेंगे, ग्रहणी की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ग्रहणी सी या यू के आकार की संरचना होती है। यह ऐसे लिख सकते हैं, यह सी या यू के आकार की संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, राइट। दूसरा पॉइंट देखिए लिखा हुआ है स्टमक का पाइलोरिक पार्ट, यानी कि जो लास्ट वाला भाग होता है, आपको पता है स्टमक 4 पार्ट में होता है, ठीक है। जो इसका पाइलोरिक भाग होता है, लास्ट वाला पोर्शन होता है, पाइलोरिक भाग डियोडिनम में खुलता है। यानी कि ये वाला जो भाग है ये कहाँ खुल रहा है? डियोडिनम के अंदर खुल रहा है। तो ये क्या है? आपका स्टमक है, ये क्या स्टमक है, और ये इसका पाइलोरिक रीजन है, ये फंडस रीजन है, ये बॉडी वाला पोर्शन है, और यहाँ पर क्या है? ये डियोडिनम वाला पोर्शन है, दैट इज दिस इज अ डियोडिनम, ठीक है। तो ये डियोडिनम वाला पोर्शन यहाँ से शुरू हो जाता है, लाइक इस तरीके से, ठीक है। स्टमक है और ये पाइलोरिक रीजन और ये डियोडिनम स्टार्ट हो गया। डियोडिनम में एक हम कह सकते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी अरेंज रहता है, अटैच रहता है, दैट इज कॉल्ड एज पैनक्रियाज। क्या है? इसे पैनक्रियाज कहते हैं। ये हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड में आती है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है पाइलोरिक भाग व डियोडिनम के जंक्शन पर, इन दोनों जंक्शन पर, यानी कि जहां पर ये जुड़े होते हैं यहां से और यहां से, इस जंक्शन पर पाइलोरिक भाग व डियोडिनम के जंक्शन पर पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है। तो यहाँ पर जो स्फिंक्टर पाया जा रहा है दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है, या प्रेजेंट होता है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है यह स्फिंक्टर फूड पार्ट को इंटेस्टाइन से स्टमक की ओर जाने से रोकता है। यानी कि जो भोजन वाला पोर्शन यहाँ पर आया, यानी कि स्टमक से जो भाग, स्टमक से जो फूड कहाँ आ गया? इंटेस्टाइन में आ गया, ठीक है। तो जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये फूड को बैकवर्ड यानी कि इंटेस्टाइन से स्टमक में जाने से क्या करता है? रोकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है यह स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा भाग होता है। डियोडिनम जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा भाग होता है, जो कि लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। कितने सेंटीमीटर लंबा होता है बेटा? 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डियोडिनम की बोथ भाग में या बोथ भाग के सेंटर में, यानी कि जो डियोडिनम पाया जा रहा है इसके सेंट्रल पार्ट, मान लो ये डियोडिनम है उसके सेंट्रल पार्ट में, यहाँ पर डियोडिनम के सेंट्रल पार्ट में, सेंटर में पेनक्रियाज ग्लैंड या पेनक्रियाटिक ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, ठीक है। जो कि यह डियोडिनम में हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा ओपन होती है। तो यहाँ पर ये जो डक्ट पाई जा रही है ना, ये डक्ट, दिस इज अ हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। इसे हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि लीवर का डक्ट भी क्या है? यहीं पर आकर के ओपन होता है बच्चा, ठीक है। तो हिपेटो मतलब हिपेटिक लॉब्यूल, दैट मीन्स लीवर से जो डक्ट आई है वो हिपेटिक लॉब्यूल लीवर की सेल्स का यूनिट होता है, लीवर की सेल को कहते हैं। तो हिपेटो हो गया, और पेनक्रियाटिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पेनक्रियास की भी यहाँ पर क्या है? पेनक्रियाटिक जूस भी यहाँ पर क्या है? जा रहा है। तो हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा क्या है? ये डियोडिनम के सेंटर पार्ट में ओपन होती है। अगला भाग है इंटेस्टाइन का जिसको हम लोग कहते हैं जेजुनम। यह स्मॉल इंटेस्टाइन का लॉन्ग, यह स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबा कामा क्वाइल्ड कामा सेंट्रल पार्ट होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का कैसा भाग होता है? लंबा होता है, क्वाइल्ड होता है, काफी क्वाइल्ड होगा, राइट। और सेंट्रल भाग होता है, बीच में पाया जाने वाला भाग होता है। यह भाग डियोडिनम को इलियम से अटैच करता है। तो जो इंटेस्टाइन का ये जो जेजुनम वाला पोर्शन है इसमें डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी में, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में तो वहां पर भी डिटेल में समझेंगे। अभी हम लोग सिर्फ नॉर्मल पॉइंट यहाँ पर समझ रहे हैं कि
जेजुनम क्या है, इलियम क्या है, डिओडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग देख रहे हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के भाग देखेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हेडिंग पढ़िए, इलियम। तो यह लगभग 1 मीटर की होती है। इलियम जो होता है लगभग कितने मीटर होता है, 1 मीटर होता है। यह लॉन्ग एवं मोर क्वाइल्ड पार्ट होता है, यानी कि ये जेजुनम से ज्यादा क्वाइल्ड पोर्शन होता है। इलियम का लास्ट पार्ट फूला हुआ होता है। इलियम का जो आखिरी वाला पोर्शन होता है वो कैसा होता है, फूला होता है, जिसे सेकुलस, जिसे क्या कहते हैं बच्चा, जिसे सेकुलस कहा जाता है, जिसे सेकुलस, सेकुलस रोटंडस, सेकुलस रोटंडस कहते हैं। तो ये वाला देखो, यहां पर ये इलियम वाला पोर्शन है, ये इलियम वाला पोर्शन यहां पर फूल गया, और ये जो फूला हुआ भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकुलस रोटेंडस, सेकुलस रोटेंडस। और यहां पर देखो सिकम वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया, यहां पर क्या स्टार्ट हो गया, सिकम। और इलियम और सिकम के बीच में एक स्फिंक्टर पाया जाता है, एक वॉल्व पाया जाता है, जिसे हम लोग इलियो इलियो सिकल वॉल्व के नाम से जानते हैं, इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इलियम लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट सिकम में ओपन हो जाता है। तो इलियम वाला जो पोर्शन होता है वो पहले ओपन होने से पहले सेकुलस रोटंडस में ओपन होता है, और सेकुलस रोटंडस क्या होता है, सिकम में ओपन हो जाता है। तो इलियम लार्ज इंटेस्टाइन के पहले भाग में, सिकम, लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 भाग होते हैं, सिकम कोलन रेक्टम, तो सिकम वाले पोर्शन में इलियम ओपन हो जाता है। इलियम व सिकम के जंक्शन पर, इलियम व सिकम के जंक्शन पर, दैट मीन्स दोनों जहां पर अटैच हो रहे वहां पर इलियोसिकल वॉल्व पाया जाता है, ठीक है। और यह लगभग 2 मीटर की होती है। तो इलियम वाला जो पोर्शन है वो कितने मीटर का होता है, 2 मीटर का होता है, या लगभग सॉरी, यह लगभग 1 मीटर की होती, पहले मैंने बता दिया। ये 2 मीटर यहाँ पर मिस्टेक से हो गया, इसको हटा दीजिए। तो यहाँ से हटा देते हैं हम लोग। तो इतना समझ में आया बेटा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो इलियम होता है वो सीकम से क्या होता है, अटैच होता है। इलियम सीकम से क्या होता है बच्चा, अटैच होता है, राइट। और जहां पर अटैच होता है वहां पर एक वॉल्व पाया जाता है, जिसको हम लोग इलियोसिकल वॉल्व के नाम से जानते हैं। तो ये तो भाग हो गया हमारा किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब इसी के साथ साथ हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं भाई। लार्ज इंटेस्टाइन दैट मीन्स बड़ी आंत। बड़ी आंत में देखो क्या लिखा हुआ है, इसका डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा होता है। ये बड़ी आंत तो होती है लेकिन डायमीटर के रूप में ये कम है, यानी कि लेंथ इसकी बहुत कम होती है। तो डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लंबाई की बात नहीं हो रही, डायमीटर की बात, डायमीटर में देखी जा रही है। लंबाई में अगर आप देखें तो लंबाई में स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लंबी होती है। लंबाई के आधार पर स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है और लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल होती है, इस बात को याद रखना। लेंथ के आधार पर देखें, अगर डायमीटर के आधार पर आप देखेंगे तो डायमीटर के आधार पर स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है इसलिए वो स्मॉल है, और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर लंबा ज्यादा होता है इसलिए वो लार्ज कहलाती है, लेकिन इसकी लेंथ कम होती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी लंबाई स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है, सीधी बात है। अगला पॉइंट, इस भाग में फूड का डाइजेशन नहीं होता। मैंने पहले ही बताया इसमें केवल कुछ सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो फूड का डाइजेशन नहीं होता, एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन किया जा सकता है या किया जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल ज्यादा मात्रा में वाटर का, अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं और पानी जो है ज्यादा मात्रा में है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से, राइट। इस भाग में वाटर फूड मटेरियल स्टोर्ड रहता है। तो इस भाग में, सॉरी वाटर नहीं, वेस्ट फूड मटेरियल, इस भाग में वेस्ट फूड मटेरियल क्या होता है, स्टोर्ड रहता है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या अपचित पदार्थ होते हैं, यानी कि जो पचाए नहीं गए हैं या जो पच चुके हैं, ठीक है, अब उनका कोई काम नहीं, मतलब नहीं, उन पदार्थों को यहाँ पर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। इसी प्रकार हम लोग जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग देखें, लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट देख लो, तो पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 भाग पाए जाते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी कितने भाग पाए जाते हैं बेटा, आपके 3 भाग
पाए जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में भी आपके कितने भाग पाए जा रहे हैं मेरे लाल? 3 भाग पाए जा रहे हैं। तो पहला जो भाग कहलाता है वो कहलाता है सिकम, दूसरा कोलन और तीसरा रेक्टम। तो सिकम के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, यह ह्यूमन में अल्प विकसित होती है, कम मात्रा में या कम विकसित होती है, ज्यादा डेवलप नहीं है। ह्यूमन बींग्स में कम डेवलप होती है, बट अदर एनिमल्स की बात करें तो वहां पर मोर डेवलप होती है, लाइक हर्बीवोर्स में। ठीक है, एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है मेरे भाई, इसको समझ लो। यह हर्बीवोर्स एनिमल्स में अधिक डेवलप होती है, राइट, क्योंकि इस भाग में सेलुलोज का डाइजेशन करने वाला सेलुलेज एंजाइम पाया जाता है। समझ रहे हो? तो हम लोगों के अंदर अगर देखा जाए, हम लोग हर्बीवोर्स तो होते नहीं, शाकाहारी। अरे यार आप शाकाहारी हैं मतलब आप शाकाहारी हैं, समझ में आता है, आप मीट मछली नहीं खाते हैं। लेकिन आप ऐसा भी नहीं है कि घास फूस खाते हो या जो भी सब्जी लाते हो वो कच्ची खा जाते हो, उसे पका के खाते हैं ना। तो सेलुलोज को तो हम तोड़ ही देते हैं बॉइल्ड फॉर्म में, उसको बॉइल्ड करते हैं, उबालते हैं, हीट करते हैं, पकाते हैं, तो सेलुलोज टूट जाता है। तो उसका डाइजेशन करने की रिक्वायरमेंट रहती नहीं बॉडी में। तो जब डाइजेशन उसका करना नहीं है तो फिर सीकम का क्या मतलब हमारे बॉडी के अंदर। तो इसलिए नेचुरली क्या हुआ है, हमारे जो ये देखो इसका पाया जाना ये दर्शाता है कि हमारे जो पूर्वज रहे होंगे वो कभी हर्बीवोर्स रहे होंगे, राइट। उनमें क्या है, सीकम बहुत ज्यादा डेवलप रही होगी। लेकिन धीरे 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 जैसे आग का आविष्कार हो गया, एवोल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा है, आग का आविष्कार हुआ, फिर फूड को पका करके खाना शुरू हुआ, तो कई शताब्दियों में हम लोगों ने क्या किया, अपने अंदर एक नेचुरली क्या हुआ, चेंजेस हो गया कि धीरे धीरे सिकम गायब हो गया। अब ये कैसे पता चले, हाउ टू प्रूव दैट हमारे पूर्वज कैसे थे, हर्बीवोर्स थे। तो उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं। सिकम के पास में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का मेन फंक्शन ही होता था सेलुलोज का डाइजेशन कराना। समझ में आ रहा क्या मतलब होता था सेलुलोज का डाइजेशन कराना? तो अभी यहां पर हम देखेंगे कि सेलुलोज का डाइजेशन हर्बीवोर्स एनिमल्स में होता है, वहां पर एक एंजाइम पाया जाता है सेलुलेज एंजाइम सॉरी। और ये सेलुलेज एंजाइम क्या करता है, डाइजेशन करा देता है। लेकिन हम लोगों में तो रिक्वायरमेंट है नहीं, तो सेलुलेज एंजाइम ही नहीं पाया जाता। और जब पाया नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी के अंदर जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है उसका भी कोई काम नहीं। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या हो गई, क्लोज हो गई, बंद हो गई, नेचुरली बंद हो गई। देखो एक और पॉइंट लिखा हुआ है, यह एक ब्लाइंड शैक है, जिसके लास्ट भाग में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट लिखा हुआ है, ह्यूमन में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कभी कभी बैक्टीरियल इंफेक्शन के कारण अपेंडियासिस या अपेंडिसाइट्स हो जाता है। अपेंडियासिस भी पढ़ते हैं, या अपेंडिसाइट्स हो जाता है, तो इसे ऑपरेशन की सहायता से कट करके अलग कर दिया जाता है। और ये इतना पेन होता है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है किसी ह्यूमन में, तो आप अगर इसकी पेट की तरफ उंगली भी लेकर के जाओगे ना, अगर अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हुआ है, अगर आप फिंगर भी लेकर के जाओगे तो इतना दर्द होता है पेशेंट को कि वो फिंगर को देख करके ही क्या करेगा, चिल्ला पड़ेगा कि हाय राम मार डाला आपने, ऐसा नहीं करो प्लीज, उंगली मत करो कहते ना उंगली मत करो, तो यही कहते हैं। और उनके अंदर अगर अपेंडिसाइट्स हो जाती है तो काफी दिक्कत हो, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता उनके अंदर ये काफी कॉमन होता है, राइट। तो अपेंडिसाइटिस यहाँ पर आपका हो जाता है, जिसको ऑपरेशन की सहायता से क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है, काट करके उसको अलग कर देते हैं डॉक्टर्स। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है कोलन, राइट। कोलन में कुछ खास बात है, यह लार्ज इंटेस्टाइन का मोर डेवलप पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का अधिक डेवलप भाग होता है, काफी डेवलप पार्ट होता है। इस भाग में कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही हैं, ठीक है, जिन्हें हॉस्ट्रा कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बच्चा, हॉस्ट्रा कहते हैं। एवं कुछ वर्टिकल मस्कुलर रोज भी पाए जाते हैं, जिन्हें 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 टिनिकोलाई कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, टिनिकोलाई कहते हैं। और एक आपने देखा होगा कि टीनिया सोलियम एक पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट है, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और वो लार्ज इंटेस्टाइन में भी रहता है, तो इसीलिए उसका टीनिया सोलियम नाम रखा गया। तो टिनिकोलाई बिल्कुल टीनिया सोलियम आप देखते हैं जिस तरीके से स्ट्रक्चर्स टीनिया सोलियम को होता है ना, सेप्टम लाइक होते हैं उसमें, ठीक है, खंड पाए जाते हैं,
बिल्कुल ऐसा आपको ये कोलन वाला रीजन भी आपको ऐसे दिखाई देगा, इसमें कुछ ऐसे खंड पाए जाते हैं, तो इसीलिए छोटे छोटे उभारनुमा रचना, ठीक है, तो इसीलिए इसको टिनिकोलाई कहते हैं, ठीक है। और ये टिनिकोलाई क्या कहलाते हैं, हॉस्ट्रा कहलाते हैं। लाइक दिस, यहाँ पर देखिए मैंने डायग्राम भी शो किया हुआ है। यहाँ पर तीन इस तरीके से क्या पाई जा रही है, टिनिकोलाई पाई जा रही है, क्या पाई जा रही है, टिनिकोलाई पाई जा रही है। और तीन टिनिकोलाई के अंदर आप बीच में देखेंगे कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर आर आल्सो कॉल्ड एज हॉस्ट्रा। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हॉस्ट्रा कहते हैं। अच्छा, कोलन के भी तीन भाग होते हैं, सॉरी कोलन के भी भाग पाए जाते हैं, और ये करीबन चार होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ कोलन, कोलन के चार भाग होते हैं। एक असेंडिंग कोलन होता है, दूसरा डिसेंडिंग, असेंडिंग मतलब चढ़ता हुआ, डिसेंडिंग मतलब उतरता हुआ, तीसरा ट्रांसवर्स कोलन कहलाता है, मतलब इस तरीके से ये और ये, ठीक है, इस तरीके से असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स, ये डिसेंडिंग। और इसमें एक और भाग होता है जिसको हम लोग सिग्मॉइड कोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मॉइड कोलन कहते हैं। और सिग्मॉइड कोलन के बाद में रेक्टम वाला पोर्शन आता है, और रेक्टम जो होता है इसके अंदर रेक्टम कैनाल होता है, और रेक्टम कैनाल एनस में जाकर के ओपन हो जाता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ये असेंडिंग है, चढ़ता हुआ, ये डिसेंडिंग है, उतरता हुआ, ये ट्रांसवर्स कोलन कहलाता है। और यहां पर देखो सिग्मॉइड कोलन कहला रहा है, सिग्मॉइड कोलन है। सिग्मॉइड कोलन रेक्टम में ओपन होता है, रेक्टम में रेक्टम कैनाल पाया जाता है, और रेक्टम कैनाल के बाद में एनस होता है। इस भाग में स्टूल स्टोर्ड रहता है, ठीक है, भाग में क्या स्टोर्ड रहता है, स्टूल। आगे देखिए नेक्स्ट पोर्शन हमारा है, नेक्स्ट भाग है रेक्टम, मलाशय। देखिए इस भाग में अपशिष्ट पदार्थ स्टोर्ड रहता है, पहली बात। दूसरा, रेक्टम एनल कैनाल या रेक्टम कैनाल में ओपन होता है, जो लास्ट में एनस के द्वारा बाहर की ओर ओपन हो जाता है या बाहर ओपन हो जाती है। तो एनस जो है ये लास्ट पोर्शन है हमारे किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। और माउथ पहला पोर्शन है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। तो हम लोगों ने माउथ को भी पढ़ा, और माउथ से लेकर के रेक्टम कैनाल, दैट मींस रेक्टम कैनाल एनस में ओपन होता है, इसको भी पढ़ लिया। तो माउथ से लेकर के एनस तक जितना भी पोर्शन पाया जाता है, ये पूरा आपका क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल हम लोगों ने लिया पढ़। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को भी पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो सभी लोग बच्चों हेडिंग डाल दो, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखो यहां पर लिखा हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल बाहर से अंदर की ओर चार लेयर के द्वारा कवर्ड रहती है। तो इसोफेगस से लेकर के रेक्टम कैनाल तक अगर हम लोग बात करें, तो इसोफेगस से लेकर के रेक्टम कैनाल तक चार क्या है, लेयर पाई जा रही, मतलब चार भेदती हुई लेयर। मान लो इस तरीके से है, तो इस तरीके से चार लेयर पाई जा रही, एक दो तीन और एक चार, एक दो तीन और एक चार, और बीच में क्या है, ये स्ट्रक्चर पाया। तो बाहर से अंदर की ओर अगर आप चले तो इसमें चार लेयर पाई जा रही। तो इसोफेगस में लेयर अलग है, रेक्टम कैनाल में अलग है, इंटेस्टाइन में अलग है, स्टमक में अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर चार लेयर पाई जा रही है। तो पहली लेयर जो यहाँ पर है उसका नाम है सिरोसा। पहली लेयर कौन सी है, सिरोसा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यह एलिमेंट्री कैनाल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। यह एक थिन मीजोथीलियम, ठीक है, जिसे विसरल पेरिटोनियम कहते हैं, थिन मीजोथीलियम लेयर के द्वारा बनी होती है, जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं, राइट। नोट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, इसोफेगस में सिरोसा के आधार पर या सिरोसा की जगह पर, सिरोसा के प्लेस पर ट्यूनिका, ट्यूनिका एडवेंशिया, इस बात को याद रखिएगा। तो सिरोसा जो है ये इसोफेगस की लेयर है, और सॉरी ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल की लेयर है। लेकिन इसोफेगस में क्या है, इसोफेगस में सिरोसा लेयर के आधार पर या सिरोसा लेयर्स के जगह पर ट्यूनिका एडवेंटिया पाया जाता है, ठीक है, ट्यूनिका एडवेंटिया लेयर पाई जाती है। ये बात आप याद रखिएगा, सिरोसा। तो सिरोसा इसोफेगस में ही होता है, इसोफेगस में ट्यूनिका एडवेंटिया है, ठीक है। दूसरी यहां पर है मस्कुलर लेयर। दूसरी जो लेयर पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलरिस लेयर। तो मस्कुलरिस लेयर में देखिए लिखा हुआ है, इस लेयर में दो प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। इस लेयर में कितने प्रकार की मसल्स पाई जा रही बेटा, दो प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। और यहां पर लिखा हुआ है, स्टमक में वृत्ताकार पेशियां, दैट मीन सर्कुलर मस्कुलर, सर्कुलर मसल्स,
क्या कहते हैं इसको, सर्कुलर मसल्स के नीचे। तो स्टमक में वृत्ताकार पेशियां एक तो होती है आपकी सर्कुलर मसल्स, ठीक है, सर्कुलर मसल्स के नीचे की ओर मसल लेयर पाई जाती है जिसे तिर्यक पेशी स्तर ऑब्लिक मसल्स लेयर, और दूसरी आपकी होती है ऑब्लिक मसल्स, ठीक है। तो एक होती है सर्कुलर मसल, दूसरी होती है ऑब्लिक मसल। तो स्टमक में वृत्ताकार पेशी स्तर दैट मीन सर्कुलर मसल लेयर, ठीक है, के नीचे एक और मसल लेयर पाई जाती है जिसे तिर्यक पेशी स्तर दैट मीन ऑब्लिक मसल लेयर कहते हैं। थर्ड आपकी यहां पर है सब म्यूकोसा। तीसरी आपकी लेयर यहां पर कौन सी है, सब म्यूकोसा। इसमें लिखा हुआ है इस लेयर में कनेक्टिव टिश्यूज के अलावा लसिका वाहिनियां दैट मीन्स लिम्फ वेसल्स, रक्त वाहिनियां दैट मीन्स ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स व तंत्रिकाएं दैट मीन्स नर्व्स पाई जाती हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिए, इनमें इतने पोर्शंस पाए जा रहे हैं। नोट पॉइंट देखिए लिखा है डिओडिनम की सब म्यूकोसा लेयर में, जो डिओडिनम की सब म्यूकोसा लेयर पाई जाती है इसमें ब्रूनर्स ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, ब्रूनर ग्लैंड भी पाई जाती हैं जो म्यूकस का सेक्रेशन करती हैं। तो डिओडिनम में ब्रूनर ग्लैंड्स पाई जा रही हैं जो कि म्यूकस का सेक्रेशन करती है, और ये फूड को जो एसिडिक पीएच आपका था स्टमक के अंदर, क्योंकि वहां पर एचसीएल पाया जा रहा था जो कि काइम कहलाता था, वो एसिडिक पीएच को उस एसिडिक पीएच पे तो काम करेगा नहीं भाई, क्योंकि बेसिक नेचर होता है इंटेस्टाइन का। जब फूड आता है आपका इंटेस्टाइन के अंदर तो ये जो म्यूकस होता है ये एसिडिक पीएच या एसिडिक नेचर से डिओडिनम को क्या करता है, बचाता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ लेयर आपकी पाई जा रही है म्यूकोसा। ये देखिए लिखा हुआ है इंटेस्टाइन की कैविटी को कवर्ड किए हुए म्यूकोसा लेयर पाई जाती है, यह सबसे इनर लेयर होती है। अगला पॉइंट, म्यूकोसा के फोल्ड स्टमक्स में, म्यूकोसा के फोल्ड्स स्टमक में रगी का फॉर्मेशन करती हैं। तो रगी का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो म्यूकोसा लेयर के द्वारा हो रहा है, ठीक है, और ये स्टमक के अंदर पाई जा रही, जिनके द्वारा आपको पता है कि गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जठर रस प्राप्त होता है। नोट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है रगी का ना पाया जाना स्टमक कैंसर का संकेत होता है, ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, ठीक है। तो कुछ देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर इस तरीके से पाया जाता है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कुछ विलाई पाई जा रही है। ये क्या स्ट्रक्चर्स है, ये विलाई पाए जा रहे हैं, ये इंटेस्टाइन का ये वाला रीजन पाया जा रहा है, ठीक है। और इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, विलाई कह रहे हैं। और यहाँ पर ये जो फूली हुई संरचना है इसको हम लोग क्रिप्ट्स ऑफ लीवर खून के नाम से जानते हैं। इनका फॉर्मेशन कभी भी या इनका फॉर्मेशन भी म्यूकोसा द्वारा होता है। तो म्यूकोसा लेयर के द्वारा भी क्या होता है, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून का फॉर्मेशन होता है, इस बात को याद रखिएगा। और इसमें देखिए कुछ खास बात लिखे, इनके द्वारा आत्रीय रस दैट मीन्स इंटेस्टाइनल जूस, या हम लोग सक्कस इंटेरिकस भी कहते हैं, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल जूस कह दो या सक्कस इंटेरिकस कह दो, राइट, का सेक्रेशन होता है। तो म्यूकोसा के द्वारा, म्यूकोसा लेयर के द्वारा सक्कस इंटेरिकस का भी क्या हो रहा है, सेक्रेशन हो रहा है। ये क्रिप्ट्स ऑफ लिवर खून का भी क्या कर रही है, फॉर्मेशन करती है। और स्टमक में ये रगी का भी क्या करती है बच्चा, फॉर्मेशन करती है। यहां पर आप देखेंगे कि जो विलाई पाया जा रहा है, इस विलाई के अंदर क्या क्या एंट्री कर रहा है, तो इस विलाई में आप देख रहे हैं कैपिलरीज जा रहा है, जो कि इस विलाई के अंदर लैक्टियल सेल्स या लैक्टियल क्या करता है, इंटर करता है। और इस लैक्टियल से बहुत सारा क्या निकलता है, कैपिलरी निकलता है, लाइक दिस। ये क्या निकल रहा है, कैपिलरी निकल रहा है। और इन कैपिलरीज के द्वारा क्या किया जाता है, फूड को, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या किया जाता है बच्चा, एब्जॉर्ब किया जाता है। उस फूड को क्या कर लेते हैं, यहां से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो नोट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है म्यूकोसा लेयर के द्वारा ही स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो इस बात को देखिए मैंने बताया, म्यूकोसा लेयर के द्वारा ही क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का भी फॉर्मेशन होता है। अब देखिए जो चार लेयर पाई जा रही हैं किस तरीके से हैं। तो सबसे बाहर की ओर आपको पता है क्या पाया जा रहा है, सिरोसा, जो इसोफेगस में सिरोसा के जगह पर दूसरी लेयर पाई जाती है। इसके ठीक नीचे आप देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर पाई जाती है, और उसके नीचे आपका सर्कुलर मसल लेयर पाया जा रहा है। लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर
और सर्कुलर सर्कुलर मस्कुलर या मसल लेयर पाया जा रहा है। ये आउटर भाग होता है, ये इनर भाग होता है। ये वाला जो रीजन है, ये वाला लाइक दिस, इसको हम लोग बोले क्या, इस पोर्शन को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनली लॉन्गिट्यूडनली मसल लेयर। और यहां पर जो लेयर पाई जा रही है सर्कुलर लेयर पाई जा रही है, दिस इज, ये क्या है, सर्कुलर लेयर है। ये दोनों, ये तो पहली हो गई, और ये लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर मसल लेयर और सर्कुलर मसल लेयर, ये दो पार्ट बनाती है। दैट मीन्स दो लेयर पाई जाती है जो कि दूसरा भाग बनाती है। ये आउटर बाहर की ओर होती है, इनर की ओर होती है। इसके ठीक नीचे अगर आप देखें तो एक तीसरी लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं सब म्यूकोसा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा के ठीक नीचे जो लेयर पाई जाती है इसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा। और म्यूकोसा आप देख रहे हैं यहाँ पर रगी के फॉर्म में पाया जा रहा है, और उसके अंदर कुछ ल्यूमेन या कुछ कैविटी पाई जा रही है, एंड दिस कैविटी आर आल्सो कॉल्ड एज ल्यूमेन। तो ये बेटा क्या है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल का कट सेक्शन है। ठीक है, ट्रांसवर्सली इसको क्या किया गया है, कट किया गया है, और ट्रांसवर्सली कट करके इसको सामने की तरफ रख करके ड्रॉ किया गया। तो उसमें हमने लेयर यहाँ पर देखी, कुछ लेयर पाई जाती है, और बीच में यहाँ पर ल्यूमेन पाया जा रहा है जिसमें फूड मटेरियल भरा रहता है। तो ये आपका हो गया हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो बेटा हमारा इस लेक्चर 6 के अंतर्गत पूरा एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर 7 हमारा रहेगा उसमें हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टार्ट करेंगे, और डाइजेस्टिव ग्लैंड में भी पहली ग्लैंड हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड्स। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद। जुड़े रहिए, धीरे धीरे हम लोग सारा सिलेबस डिटेल में ऐसे कवर कर लेंगे, और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही मेहनत के साथ करते रहिए। डेली लेक्चर यहाँ पर आप लोग लेते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बहुत अच्छा आपको समझ में आने वाला और बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाला है आपका आने वाले टाइम में। धन्यवाद।